हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आपका मेरे इस चैनल पे। और आज के जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है अबॉर्शन। ये भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्ज़ाम में कभी कभी शॉर्ट नोट्स में या लेंदी क्वेश्चंस में अबॉर्शन के बारे में पूछा जाता है। और बीइंग अ मिडवाइफ और अ नर्स, ये बहुत ज़रूरी है कि हमको इसका अबॉर्शन का थ्योरेटिकल नॉलेज हो। सबसे पहले हम चलते हैं अबॉर्शन की डेफिनेशन के बारे में हम देखेंगे। सो अबॉर्शन इज द एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ इट्स मदर्स of an embryo or fetus weighing 500 or less when it is not capable of an independent survival. That means जब एम्ब्रियो या फीटस मदर के वूम्ब से या यूट्रस से बाहर निकल जाता है, जबकि उसका जो वेट है 500 ग्राम और लेस, या तो 500 ग्राम हो या उससे कम हो, 500 ग्राम या उससे कम हो, और जबकि उस कंडीशन में वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर सकता। इन आउटर वर्ल्ड में द एम्ब्रियो और फीटस विच कैन नॉट सरवाइव इंडिपेंडेंटली, इट इज कॉल्ड एबॉर्शन। तो अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम वेट अटेन्ड बाय अ फीटस और एम्ब्रियो इन 22 वीक्स। 22 वीक्स जो हो जाते हैं जब जेस्टेशन के, तो 22 वीक्स में ही जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, वो अटेन करेगा अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम वेट। और जो भी एक्सपर्ड या एक्सपर्डेड जो एक्सट्रैक्टेड जो फीटस है या एम्ब्रियो है उसको बोला जाएगा एबॉर्टस। मतलब अगर एक बार फिर से समझें कि एबॉर्शन है क्या, सो एबॉर्शन इज अ एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन मदर के वुम्ब से, मदर के यूट्रस से एम्ब्रियो का या फीटस का बाहर निकल जाना, जबकि उसका वेट कितना हो, 500 ग्राम या उससे भी कम हो, और उस कंडीशन में जबकि वो बाहर के वातावरण में अपने आप से सर्वाइव नहीं कर सकता, और अप्रोक्सीमेटली 22 वीक्स के जेस्टेशनल पीरियड में जो भी फीटस है वो 500 ग्राम वेट को अटेन करता है, और जो भी एम्ब्रियो है या जो भी फीटस है जो एबॉर्शन के प्रोसेस से यूट्राइन कैविटी से एक्सपेल्ड आउट हुआ है, बाहर निकला है, उसको हम क्या कहेंगे, एबॉर्टस कहेंगे। अब हम देखेंगे एबॉर्शन के इंसिडेंस रेट के बारे में। तो एग्जैक्टली एबॉर्शन का इंसिडेंस रेट हम नहीं बता सकते, पर फिर भी 10 to 20% इन ऑल प्रेगनेंसीज। एंड अप्रोक्सीमेटली 75% जो मिसकैरेजेस होते हैं, जो स्पॉन्टेनियस जो एबॉर्शंस होते हैं, वो बिफोर द 16th week of gestation। तो मिसकैरेजेस अबाउट 75% स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, और जो मिसकैरेजेस होते हैं वो जो प्रेगनेंसी के जो 16 वीक्स हैं उसके पहले ही हो जाते हैं। मतलब अपने आप से ही जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, जो फीटस है या जो एम्ब्रियो है, वहाँ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये इंसिडेंस रेट है अबाउट द एबॉर्शन। To the incidence rate of abortion, we will move on the types of abortion or classification of abortion. So mainly abortion is subdivided or classified into two main categories: spontaneous or induced. Spontaneous abortion is also known as miscarriage.
Again, spontaneous abortion is subdivided into two different categories: isolated and recurrent. And induced abortion, again it is also subdivided in two different categories: legal abortion or illegal abortion. So legal abortion is also known as MTP. As we all know, MTP means medical termination of pregnancy. So in induced abortion, it is again divided in two main categories. These are legal or MTP. MTP is medical termination of pregnancy, and second is illegal, and illegal is also known as unsafe abortion. These are not medically safe. So isolated or recurrent abortion collectively divide in many different kinds of abortion. These all are different kinds of abortion comes under the spontaneous abortion or miscarriage. First is threatened abortion. Inevitable abortion, complete abortion, incomplete abortion, septic abortion, and last is missed abortion. So this is all about the types और classification of abortion. एक बार मैं आपको और समझा देती हूँ. Abortion दो तरीके का होता है, दो प्रकार का होता है. पहला होता है spontaneous. Spontaneous का मतलब होता है जो खुद से होता है, उसको मिसकैरेज भी बोला जाता है. मिसकैरेज और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन दो तरह से, दो और आगे जाके दो भागों में डिवाइड होता है: आइसोलेटेड और रिकरेंट अबॉर्शन. अभी आइसोलेटेड और रिकरेंट अबॉर्शन के ये सब टाइप्स हैं. थ्रेटेंड अबॉर्शन है, इनएविटेबल अबॉर्शन है, कंप्लीट अबॉर्शन है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, सेप्टिक अबॉर्शन है और मिस्ड अबॉर्शन है. उसके बाद में स्पॉन्टेनियस का जो दूसरा मेन जो अबॉर्शन का जो दूसरा टाइप है, अबॉर्शन का जो दूसरा मेन टाइप है, वो है इंड्यूस अबॉर्शन. इंड्यूस अबॉर्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो क्लाइंट होता है वो इंड्यूस कराता है, मतलब उसके ऊपर अबॉर्शन का जो प्रोसेस होता है वो अप्लाई किया जाता है. तो ये दो तरीके से होता है. पहला होता है जो भी प्रेगनेंसी है वो लीगली, यदि प्रेगनेंसी को लीगली टर्मिनेट किया जा रहा है तो वो होगा इंड्यूस के लीगल अबॉर्शन के अंदर में आएगा. और अगर इलीगल है, इलीगल मतलब जो एलिजिबल नहीं है, या एमटीपी एक्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कौन एलिजिबल होता है करने के लिए और कौन नहीं होता है. तो जो एलिजिबल है अबॉर्शन करने के लिए, इंड्यूस अबॉर्शन करने के लिए जो एलिजिबल है, जो जेन्युइन रीजंस को बेस फोकस करके अबॉर्शन किया जा रहा है, तो वो सब किसके अंदर में आएगा? लीगल अबॉर्शन, लीगल इंड्यूस अबॉर्शन के अंदर में आएगा. और अगर ये क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो किसके अंदर में आएगा? इंड्यूस इलीगल अबॉर्शन. और इसमें सबसे ज़्यादा डेथ के या सबसे ज़्यादा सेप्सिस के होने के चांसेस इसके अंदर में होता है, इलीगल अबॉर्शन के अंदर में. ये अनसेफ अबॉर्शन भी माना जाता है. तो ये था सारा टाइप्स ऑफ अबॉर्शन के बारे में. Now we will ponder upon the etiology of the abortion, कि क्या कारण है जिसके के कारण से abortion होता है या abortion की प्रोसेस स्टार्ट होती है. तो सबसे पहला अगर हम etiology को देखेंगे तो इसका पहला जो कारण है वो जेनेटिक है.
जेनेटिक कॉज मतलब के वंशानुगत जो भी कारण है उसके कारण से अबॉर्शन हो सकता है। तो मेजॉरिटी के जो 50% मेजॉरिटी है अबॉर्शन की, वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के ही कारण से होता है, जैसे कि पॉलीप्लॉइडी है और मोनोसोमी है, ट्राइसोमी है। ये सारे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं जो कि लीड करते हैं किसको, एबॉर्शन को। तो ये फर्स्ट था जेनेटिक कॉज ऑफ एबॉर्शन। देन सेकेंड इज एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर में जो ग्लैंड्स हैं उनसे संबंधित जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके भी कारण से एक जो लेडी है उसको एबॉर्शन फेस करना पड़ सकता है। तो अगर हम देखेंगे एलपीडी मीन्स होता है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, जो कि एक मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। बस अगर ल्यूटियल फेज डिफेक्ट है तो वहां पर भी एबॉर्शन लीड हो सकता है, कारण बन सकता है। दूसरा है टीएच मतलब थायराइड। अगर थायराइड डिसऑर्डर है, हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म है क्लाइंट को, तो वो भी आगे चल के डेवलप हो सकता है किसमें, एबॉर्शन में। डायबिटीज मेलाइटिस है अगर यदि प्रेग्नेंट लेडी को, तो उसको भी चांसेस हैं या उस अबॉर्शन का एक कारण लीडिंग कॉज भी डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है जिसके कारण एबॉर्शन हो। तो ये था एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें पहला मैंने आपको बताया ल्यूटियल फेज डिफेक्ट और दूसरा बताया मैंने थायराइड। थायराइड में हाइपोथायराइडिज्म भी और हाइपोथायराइडिज्म और हाइपर दोनों हो सकता है, कुछ में भी एबॉर्शन होगा। डायबिटीज मेलाइटिस भी अगर क्लाइंट को है तो भी उसका एबॉर्शन हो सकता है। उसके बाद है एनाटॉमिक कॉजेज। यदि हम देखें कि एनाटॉमी में अगर कोई डिसफंक्शन है या एनाटॉमिकल मालफॉर्मेशन है किसी तरह से क्लाइंट की बॉडी में, फीमेल क्लाइंट की बॉडी में, तो फिर वो आगे जाकर कुछ वीक्स के बाद में अबॉर्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे अगर यूट्राइन फिब्रॉइड्स है या फिब्रॉइड्स यदि रहा है यूट्रस के अंदर में, तो वो भी क्या कर सकता है, एबॉर्शन को लीड कर सकता है। या सर्वाइको यूट्राइन फैक्टर्स है, यानी अगर किसी तरह से माल फंक्शंस मतलब या किसी तरह से वहां पर एनाटॉमिकली अगर उनके संरचना में किसी तरह से परिवर्तन है, या तो सर्विक्स में या तो यूट्राइन में, तो अगर सर्विक्स में या यूट्राइन में कहीं ना कहीं अगर माल फंक्शंस है एनाटॉमिकली, तो फिर वो लीड कर सकता है किसको, एबॉर्शन को। ये दूसरा इसका कारण है। उसके बाद इंट्रा यूट्राइन एडिशंस मतलब के या पहले कभी प्रीवियस सर्जरी रही हो या फिर कंजेनाइटली यदि मालफॉर्मेशन वहां पर है किसी तरह से, कि अगर यूट्रस इंट्रा यूट्राइन कैविटी में यदि नॉर्मली स्ट्रक्चर नहीं है, एडिशन मतलब जुड़ा हुआ अगर कोई भाग है यूट्रस की कोई लेयर या अंदर से अगर एडिशन है, तो वहां पर भी आगे जाकर कुछ वीक्स में अबॉर्शन का प्रोसेस हो सकता है। तो ये इस तरह से यदि एनाटॉमिकली कोई डिसफंक्शन है, मालफॉर्मेशन है, तो उसके कारण भी अबॉर्शन हो सकता है। ये एक और कॉज है। उसके बाद हम देखेंगे इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज ऑफ एबॉर्शन। तो इन इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज ऑफ एबॉर्शन एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, इसके अंदर में बहुत सारे डिफरेंट ऑटो इम्यून एंटीफॉस्फोलिपिड्स एंटीबॉडीज के कारण से बहुत सारी अलग अलग अनियमितताएं आ सकती हैं जिसके कारण से अबॉर्शन हो सकता है। इम्यून फैक्टर्स भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है एबॉर्शन के लिए। फिर ऑटो इम्यूनिटी अगर है क्लाइंट की बॉडी में, अगर किलर सेल प्रेजेंट है तो वो भी घातक हो सकती हैं और उसके कारण से भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। तो ये था इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज ऑफ एबॉर्शन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कॉज है, नेक्स्ट जो इटियोलॉजी है एबॉर्शन का, वो है थ्रोम्बोफिलियास। इसके अंदर में थ्रोम्बोफिलियास के अंदर में यदि ब्लड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है क्लाइंट की बॉडी में, तो फिर वो आगे चल करके एबॉर्शन का एक कारण बन सकता है। उसके बाद में इन्वायरमेंटल, तो इन्वायरमेंटल से संबंधित बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं जिसके कारण से एक जो प्रेग्नेंट लेडी है वो उसके ऊपर में उसके ड्रॉबैक्स होते हैं और जिसके कारण एबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है। स्मोकिंग, यदि वो किसी तरह से सिगरेट या अदर्स कोई भी नॉक्शियस जो स्टिमुलाई है अगर वो स्मोक कर रही है तो उसके कारण से भी अबॉर्शन हो सकता है। अगर वो एब्यूज है, ड्रग एब्यूज है किसी तरह के, अगर वो ड्रग्स ले रही है, सेडेटिव्स का ओवरडोज ले रही है, एनाल्जेसिक्स अगर वो ले रही है, कुछ भी अगर ऐसे ड्रग्स को वो कंज्यूम कर रही है एट द टाइम ऑफ हर प्रेगनेंसी, तो डेफिनेटली दैट विल फेस एबॉर्शन। और उसके बाद में अगर एक्सरे रेज है
या उसका जो वर्किंग एरिया ऐसी जगह पे है जहाँ पर कुछ ऐसी हार्मफुल रेजेस से वो डेली एक्सपोज हो रही है, या कोई ऐसे नॉक्शियस स्टिमुलाई के साथ में वो एक्सपोज हो रही है जो कि उसकी प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। यदि उसने कॉन्ट्रासेप्टिव कुछ एजेंट्स का यूज किया है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस का एक कारण होते हैं, तो उसके उनके कारण से भी क्या हो सकता है कि जो प्रोसेस है अबॉर्शन का वो स्टार्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी इन इन्वायरमेंटल कॉज ऑफ एबॉर्शन। उसके बाद अगर हम इन्फेक्शन की बात करेंगे तो सबसे लीडिंग जो कॉज होता है वो एबॉर्शन का वो होता है इन्फेक्शन। अगर आपका क्लाइंट प्रेगनेंसी के कंडीशन में किसी भी तरह के, इट कैन बी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन, अगर इसमें से किसी तरह का भी अगर उसको इन्फेक्शन है तो उसको भी एक तरह से चांस रह सकता है, खतरा बना रह सकता है किसका होने का, एबॉर्शन होने का। तो एबॉर्शन का एक और कारण है इन्फेक्शन। इट कुड बी वायरल, बैक्टीरियल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन। एबॉर्शन में जो इटियोलॉजी है, अदर्स इटियोलॉजी, इसके अंदर में दो चीज़ें आएंगी, मैटरनल इलनेस और पैटर्नल इफेक्ट। मैटरनल इलनेस का मतलब ये है कि यदि माँ को कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड अगर कोई उसको डिसऑर्डर्स हैं या इश्यूज हैं, तो उसको भी अबॉर्शन फेस करना पड़ सकता है। या हार्ट के साथ साथ यदि रीनल रिलेटेड कोई, किडनी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स है, तो भी अबॉर्शन का वो एक कॉज हो सकते हैं। पैटर्नल अगर इफेक्ट है, यदि पिता की तरफ से अगर हम देखें कि क्या कारण है, तो अगर स्पर्म्स हैं वो काउंट्स नॉर्मल नहीं है या हेल्दी स्पर्म्स नहीं है, तो वो भी एक कारण बन सकता है एबॉर्शन का। और अनएक्सप्लेन्ड अगर हम देखेंगे तो ये लास्ट कॉज है इटियोलॉजी, लास्ट इटियोलॉजी है एबॉर्शन का। 40 to 60% जो एबॉर्शन है उसकी जो इटियोलॉजी है वो अनएक्सप्लेन्ड है, वो क्यों होते हैं वो अनएक्सप्लेन्ड है। तो ये था सारा कुछ इटियोलॉजी ऑफ एबॉर्शन के बारे में। यदि आपको इसकी इटियोलॉजी में कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में उसको एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे मेरे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और आशा करती हूं मेरा ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।